खबर गांधरबल के कंगन तहसील से, जहां कंगन के शालदारे चट्टरगुल इलाके के लोग रोड न होने की वजह से परेशान हैं, लेकिन इंतजामिया इलाके के लोगों को पेश आ रही परेशानियों को नजरअंदाज करता रहता है। लिहाजा मकामी लोगों ने खुद ही रोड बनाने की कोशिश शुरू की है, लेकिन उनके पास इतने पैसे कहां हैं कि रोड बनाए जा सके। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों की गोद में बसा कंगन का शालदारी चट्टरगुल इलाका जितनी खूबसूरत वादियों से घिरा है, यहाँ के लोग उतनी ही परेशानियों से दूचार हैं। पहाड़ पर बसे होने की वजह से इलाके के लोगों को आए दिन कुछ न कुछ परेशानी पेश आती रहती है। हर मौसम में इनकी अलग परेशानी होती है। इलाके के लोग इस वक्त जिस परेशानी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं वो है रोड कनेक्टिविटी की कमी। पहाड़ों पर होने की वजह से इलाके को दूसरे गांवों और शहरों की जानिब जाने वाले रास्तों से कनेक्ट नहीं किया गया है। हर मौसम में इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। खून जमा देने वाली शदीद सर्दी में जरूरत के सामान घरों तक पहुंचाने में नाको चने चबाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अगर इलाके के लोग बीमार पड़ जाएं तो गाड़ी से नहीं बल्कि चारपाई पर लाद कर उन्हें पैदल ही अस्पताल पहुंचाया जाता है, क्योंकि जब इलाके में रोड ही नहीं है तो गाड़ी भला कैसे चलेगी। प्रॉब्लम है कि हमको कोई रोड शोड है ही नहीं, क्या नहीं, बीमार हो जाता है कि मंजा पर उठाकर हम नीचे जाते हैं। तो इसमें कोई किसी ने हमको नज़रअंदाज कर लिया है। कोई हम तवज्जो नहीं दिया किसी ने, गवर्नमेंट ने किसी ने भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि हम ये रोड बड़ी भारी बस्ती है, मंजा पर चाहते हैं, हमारा बीमार होता है, हमारा मईत होता है कि कोई ये ना आ सकता है। रास्तों ही बिल्कुल नहीं है। ये बीमार है। आप लोग देखते हो कि मैं बीमार हूँ। कई दफा मंजा पर ले गया है, दब लगा है, रास्ता में नीचे गिरा है चारपाई से। मगर मेहरबानी करके कि इसको रोड दो। घोड़ा का रास्ता नहीं, मंजा का रास्ता नहीं, किसी का रास्ता नहीं। तो मेहरबानी करके हमने ये मशीन लाई है, घास बेचकर, कुकुड़ बेचकर, ये अपना चादर, ऊपर की चादर कंबल वो बेचकर हमने ये मशीन लाई है, चंदा करके, मेहरबानी करके। तो ये हमको ये रोड चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग चुप हैं। जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी बात इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। लोगों की माने तो गुज़िश्ता दिनों बैक टू विलेज पार्ट 2 मंसूबे को लेकर जब इंतजामिया की टीम यहां पहुंची तब भी उन्होंने जोर शोर से इलाके में रोड की कमी की बात कही थी, लेकिन आज तक रोड बनाना तो दूर उन्हें भरोसा भी नहीं दिलाया गया। यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट को जब हमने डांजी पे बांधा और बांधते वही पेशेंट जो है वो डेड बॉडी में शक्ल अख्तियार कर चुका। कई बार ऐसा हो चुका है। हमारी बच्चियाँ रास्ते में उनका डिलीवरी केस जो है वो सॉल्व हुआ है। कम से कम गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। हमने बैक टू विलेज के दोनों फेज हुए, दोनों फेज में इस मसले को उठाया, लेकिन अभी तक कोई भी रिकमेंड जो हमारी गवर्नमेंट तक नहीं पहुँची। कम से कम खुदारा हमें ये बताए गवर्नमेंट कि हम किस देश के साथ हैं, किस मुल्क के साथ हैं। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, चीन के साथ हैं। इतनी बड़ी बस्ती का आपने खुद मुशाहिदा किया है, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल तक रास्ता नहीं है। मैं डीसी गांधरबल के पास भी गया हूं। अब ये अवाम आपके सामने है, क्या हमारी ये जो बात है ये हल हो सकती है? आप गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये सवाल करता हूं, उनके एडवाइजर से ये सवाल करता हूं कि इन बस्तियों को देख लीजिए। ये 200 बस्ती, 200 चुनू पे ये बस्ती मुश्तमिल है। इस 200 बस्ती में से एक भी मुलाजिम नहीं है, सारे गरीब हैं। मुलाजिम न होने के बावजूद भी, कोई बिजनेस मैन न होने के बावजूद भी इन्होंने डोनेट किया इतनी बड़ी कुर्बानी करके। अगर अब भी गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं देती है तो ये बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। जब हर तरफ से गांव वालों की अनदेखी की गई तब भी यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। लोगों ने खुद अपने लिए रोड बनाने की ठानी, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा फंड की कमी। इलाके में ज्यादातर लोग गरीब कुनबे से ताल्लुक रखते हैं। बावजूद इसके किसी ने घास बेचकर तो किसी ने अंडे और मुर्गी बेचकर किसी तरह फंड इकट्ठा किया और भाड़े पर जेसीबी मशीन मंगवाया। अंडे, मुर्गी और घास बेचकर कितना फंड इकट्ठा हुआ होगा इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। गांव वाले भले ही अपने बूते रोड न बनवा पा रहे हों, लेकिन उनके हौसले और हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए और इंतजामिया और जिम्मेदार महकमे को शर्म से पानी हो जाना चाहिए। छतरगुल एक ऐसी बस्ती है शलारी, कई बार गवर्नमेंट से टेकअप किया और कई बार गवर्नमेंट को प्रपोजल हमने बना के दिया कि हमें ये रोड चाहिए।
और अब हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने PMGSY को अवार्ड देने के लिए जम्मू कश्मीर की इसको डिपार्टमेंट को PMGSY को चुना है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अभी गवर्नर साहब के एडवाइज़र जो हैं के शर्मा साहब, उसकी बहुत सारी लेटर हैं इसके सड़क के बारे में मेरे पास, जो कि एक्जन के नाम पे लिखी है। और मैं कई बार एक्जन गांधरबल के पास गया, उन्होंने पर्टिकुलर आदमी के कहने पर कहा कि हमने उनके कहने पर यह सब कुछ कर दिया है। मैं बताता हूं कि ये क्या किसी सियासी लीडर या किसी पर्टिकुलर आदमी के कहने पर, उनके वर्कर या उनके कार्यकर्ता उनके कहने पर होगा? क्या आम गरीब लोगों का इसमें कोई योगदान नहीं है कि वो अपना हक मांगे? मैं गवर्नमेंट से ये सवाल पूछता हूं कि इस बस्ती के लोगों ने आज जो कुर्बानियां दी हैं, क्या गवर्नमेंट के पास इतना कोई वसाइल नहीं था कि हम लोगों के अभी आप सुन रहे थे, यहाँ चादरें बेचकर, मुर्गियां बेचकर, अंडे बेचकर लोगों ने वो पैसे इकट्ठे करके JCB लगाई मजबूरी की वजह से। जब हमने गांदरबल के ADDC शफकत इकबाल से राब्ता किया तो उन्होंने इलाके के लोगों पर ही ठीकरा फोड़ने की कोशिश की और कहा कि मकामी लोगों ने रोड बनवाने की मांग को लेकर उनसे मुलाकात ही नहीं की, न ही बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान ही रोड की कमी की बात सामने आई थी। देखिए, जहाँ तक छतरपुर सुल्डारी का ताल्लुक है, आपने बोला कि वहाँ पे लोग हलछिरी में वो वहाँ पे रोड निकाल रहे हैं, इसके बारे में लोगों ने कभी हमसे अप्रोच नहीं किया। और हमने जो आज तक जो ये बैक टू विलेज प्रोग्राम जो 2 हुए हमारे, उसमें भी हमने देखा कि किसी ने खास विजिटिंग ऑफिसर ने रिफ्लेक्ट नहीं किया हुआ था। लेकिन ADDC साहब, लोग तो कह रहे हैं कि वो लगातार इलाके में रोड की कमी से परेशान हैं। चलिए मान भी लें कि लोगों ने सड़क बनवाने को लेकर आपसे राब्ता नहीं किया, लेकिन आप तो इलाके में जा सकते थे, खुद अपनी आंखों से देख सकते थे कि इलाके में किन सहूलियात की कमी है। ADDC साहब भले ही चट्टरगुल इलाके में न जाएं, लेकिन रोड का मुतालबा करता वीडियो उन तक पहुंच गया, जिसे देखने के बाद ADDC शफकत इकबाल ने जी सलाम के हवाले से लोगों को यकीन दिलाया कि लोगों की परेशानी जल्द ही दूर कर दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने कंगन के BDO से बात भी कर ली और खुद इलाके का दौरा करेंगे। ये आपने जो हमें वीडियो दिखाया, उसमें जो देखा हमने कि वाकया वहाँ पे हलछिरी में लोग रोड का काम कर रहे हैं, रोड निकाल रहे हैं, तो आराम से ये रोड हमारे नरेगा में भी कवर हो सकती है। मैंने अभी BDO कंगन से ही बात की हुई है, तो वो खुद जाके इसको VLW को भेज के इसको भेज के देखेंगे वहाँ पर फिजिबिलिटी और वायबिलिटी क्या उस रोड का। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ज़रूर इसको MG नरेगा में कवर करके ये काम कंप्लीट करवाएंगे। ADDC की जानिब से यकीन दहानी तो करा दी गई, लोगों को इंतजार है तो बस इलाके में सड़क बनाए जाने का। जी मीडिया के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। तो जी सलाम की यह कोशिश रहती है कि सूरत बदलनी चाहिए और इसलिए हमेशा हमारी ये कोशिश लगी रहेगी और आगे भी जारी रहेगी कि ताकि जो अवामी मसाइल है उनको हल किया जा सके। चलिए बढ़ते आगे। शुमाली हिंदुस्तान समेत जम्मू कश्मीर में सर्दियां सताने की हद तक पहुंच चुकी है और ऐसे में खुद को गर्म रखने के लिए कश्मीर के लोग कई तरह के रवायती खाने पीने की चीजें इस्तेमाल में लाते हैं। उन्हीं में से एक है हरीसा। आइए जानते हैं कैसे बनाया जाता है हरीसा। मौसम सरमा में कश्मीर में हर साल खून जमा देने वाली सर्दी पड़ती है। ऐसे में कश्मीर के लोग खुद को गर्म रखने के लिए सालों से कई तरह की रिवायती खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उनसे मिली एनर्जी के सहारे ही वो हड्डियां गला देने वाली सर्दी का मुकाबला करते आए हैं। उनमें से एक है हरीसा, जिसे श्रीनगर समेत कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बड़े ही चाव से खाया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने एक बार हरीसा चख लिया तो फिर आप इसे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहा जाता है कि तोहफा ईरान से ये स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो कश्मीर में इसकी तो बहुत ही डिमांड है, बहुत अच्छी है और हिंदुस्तान के हर स्टेट में पहुँचता है ये। और बैरूनी ममालिक जैसे सऊदी अरब, जैसे अमेरिका वगैरह, बरतानिया, हर जगह यहाँ से जाता है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी जाता है और हर कोई इसको लाइक करता है, चाहे टूरिस्ट। पिछले कई सालों से कश्मीर के खुशहाल कुनबों में अपनी बेटी के ससुराल में बड़ी तादाद में हरीसा भेजने का चलन शुरू हुआ है। एक खाते पीते कुनबे का वालिद अपनी बेटी के ससुराल 5 से 7 किलो हरीसा भेजता है। वादी कश्मीर का ताल्लुक है, ये एक सर्द तरीन इलाका है और सर्द तरीन इलाके में
मीट ज़्यादा खाया जाता है। और जहाँ तक हरीसा का ताल्लुक़ है, ये हमारी एक परंपरा रही है। गुज़श्ता कई दहाइयों से ये सिलसिला चलता आया है और इसके लिए बाज़ाब्ता दुकान होते हैं और चावल, मीट और इसके साथ मसाला जात मिलाकर एक ऐसा डिश बनाया जाता है जिसको हरीसा का नाम दिया गया है। और यहाँ ही नहीं बल्कि बैरूनी रियासतों के लोग भी अब इस हरीसे को पसंद करने लगे हैं और कई शहरों से लोग यहाँ संपर्क करके, यहाँ राब्ता कायम करके ये हरीसा बाहर भी मंगवाते हैं कि इतना इसमें बड़ा लज्जत होती है, बड़ा लजीज होता है ये। और जहाँ तक सेहत के लिए है, माहिरीन का कहना है कि ये मुफीद भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बल्कि सर्दियों में किसी हद तक कभी कभी नौश फरमाना चाहिए। इससे हरारत रहती है और जिस्म में एक गर्मी पैदा हो जाती है, जो सर्द इलाकों में बहुत ही ज़रूरी है सर्दियों के मौसम। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर हरीसा पकता कैसे है और क्या वजह है कि ये लोगों को शदीद सर्दी से लड़ने की ताकत देता है। हरीसा एक हाई कैलोरी वाली डिश है जिसे पकाने में घंटों लगते हैं। ज्यादातर इसे रात को पकाया जाता है। जमीन के अंदर गड़े एक मिट्टी के बर्तन के इर्द गिर्द आग लगाई जाती है। फिर इस मिट्टी के बर्तन में पका हुआ चावल, बकरे का गोश्त और मसाले डाले जाते हैं। मसालों में साबुत सौंफ, दालचीनी, इलायची और स्वाद के मुताबिक नमक मिलाया जाता है। फिर इसे रात भर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बीच बीच में एक बड़ी लकड़ी से उसे चलाते रहना पड़ता है। सुबह होते होते हरीसा पककर तैयार हो जाता है। पहले तो हरीसा कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही मिलता था, लेकिन अब कश्मीर भर में कई दुकानें खुल चुकी हैं जो आपके लिए लजीज हरीसा तैयार करती हैं। हालांकि अब तो लोगों ने इसे घरों में भी बनाना शुरू कर दिया है। दालचीनी, सब्ज़ इलायची, भोजन, बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं। जो भी मसाला है, नमक और इसके हल्दी और मिर्च के बगैर सब पड़ता है इसमें। इसके खाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है और खासकर ये सर्दी में खाया जाता है। ये यहाँ की मशहूर चीज़ है और यहाँ से हम बहुत जगहों में पैक करके भी भेजते हैं, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, सऊदी अरब है। यहाँ बहुत सी जगहों के लिए हम पैक करके भी भेजते हैं। हरीसा सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है क्योंकि हरीसा हाई प्रोटीन और कैलोरी से भरपूर होता है। हरीसा बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों की वजह से जिस्म को गर्म रखने में मदद मिलती है। गोश्त की कीमत में बेतहाशा इजाफे की वजह से हरीसा भी महंगा ही मिलता है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में हरीसा की कीमत तकरीबन 500 से 600 रुपए किलो है। महंगाई के बावजूद हरीसा के शौकीन कभी कीमत की परवाह नहीं करते और महंगा होने के बावजूद मौसम सरमा में इसे खाना पसंद करते हैं। श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट, जी मीडिया। मौसम सरमा में बिजली की कटौती से कश्मीर के दूर दराज के इलाकों के साथ साथ श्रीनगर शहर के लोग भी परेशान हैं। लोगों की माने तो 6 घंटों से लेकर 9 घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली की कटौती से बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है। श्रीनगर शहर में बिजली कटौती से मौसम सरमा में इंतजामिया की तैयारियों की भी पोल खुल रही है। ये तो दिक्कत ही दिक्कत है। आज हमें विंटर में पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज विंटर में ही पावर नहीं है। आप 1 घंटा बिजली रखते हैं, 4 घंटे का ब्रेक लगाते हैं, तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे ही नहीं। आज तक बिजली डिपार्टमेंट ने ये बार बार कहते हैं कि हमारे पास इनटेक कैपेसिटी नहीं है। आज तक इतने सालों से क्या किया है इन्होंने? क्या आज तक वाकई इन्होंने सारा जितना भी पैसा इन्होंने बिजली डिपार्टमेंट पर खर्च किया या जितना भी फी यहाँ से रिकवर हुआ, क्या वो सारा करप्शन की नज़र हो गया? अगर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तक इन्होंने इतने सालों में बढ़ाया होता, आज हम खुद कफील होते। आज हमारा 5 मिनट भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं और बिजली की वाकई दिक्कत है। आज बच्चे अभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है या गर्मी का इंतज़ाम करने की ये ज़रूरत पड़ती है। आज सर्दी है, इतनी सारे गैजेट्स आज यूज़ होते हैं, गर्म पानी चाहिए, कैसे गर्म होगा? बहुत सारे इलाके जब 7 तारीख को बर्फ़ गिरी, उसके बाद तो मुझे लगता है लगभग 15 नवंबर के बाद तक, दिसंबर तक लगभग बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अभी भी डिस्कनेक्टेड है। बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां तारें गिरी हुई हैं, अभी तक कोई उठाने वाला नहीं है। तो इसलिए बिजली का बहुत बुरा हाल है। इनको बिजली डिपार्टमेंट पर कुछ ज़बरदस्त काम करना चाहिए ताकि ये बिजली का जो मसला है, हर साल का जो मसला रहता है, वो ख़त्म हो जाए एक ही बार।
कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहाँ पर लोगों को सर्दी के साथ साथ आलूदगी की भी मार झेलनी पड़ रही है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी झेल रहे कश्मीर की आबोहवा लगातार आलूदा हो रही है। दिसंबर के महीने की शुरुआत से ही कश्मीर के 9 शहरों में एयर पॉल्यूशन इंडेक्स रेड कैटेगरी में रहा। इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि कश्मीर में सांस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। श्रीनगर, अवंतीपोरा, गांदरबल, पुलवामा, सोईबुग, बांदीपोरा, हाजन, कुलगाम, सोपोर और काजीगुंड में एयर इंडेक्स 147 से 159 के बीच दर्ज किया गया। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले पॉल्यूशन पर आदादोशुमार जारी करने वाली तंजीम ने श्रीनगर को दुनिया के सबसे आलूदा शहरों की लिस्ट में 10वें नंबर और जम्मू को 20वें पायदान पर रखा था। हालांकि मरकजी और रियासती सरकार ने रिपोर्ट को नकार दिया था। बावजूद इसके हर दिन लिए जाने वाले एयर पॉल्यूशन इंडेक्स में जम्मू कश्मीर के कई शहरों और कस्बों की हवा आलूदा पाई जाती है। देखो, जो ये जो पोल्यूशन हो रहा है, इससे लोगों का जो मतलब सेहत का मतलब जो मिसाल है, सेहत से बहुत ख़राब हुआ। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात हम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बडगाम में इतनी ब्रिक्स क्लिनिक हो गया है जैसे ब्रिक्स इंडस्ट्री वहाँ पे है। हमने पिछले बार भी प्रेस कॉल में इस पर प्रोटेस्ट भी किया था कि अब प्लीज़ ये बंद कीजिए, आप इनको एक कंट्रोल में रखिए, लेकिन हुकाम कुछ नहीं इसके लिए कर रहे हैं। रही अब गाड़ियों की बात, दिन ब दिन तो ट्रांसपोर्ट तो बढ़ता है, तो पोल्यूशन तो ज़रूरी होना चाहिए। इसके लिए हमने ट्रैफिक कंट्रोल से बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों का जो सेहत का ख्याल रखो कम से कम। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है, इस मौसम से कितना असर पड़ रहा है। ऊपर से जब आपको दिल्ली अभी देखो, दिल्ली में कितना मौसम से की वजह से और पोल्यूशन की वजह से कितनी बीमारियां हुआ। कश्मीर में सर्दियों में हर साल एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस पर एक स्टडी हुई है। इसे अर्थ साइंस के प्रोफेसर शकील अहमद ने एक टीम के साथ किया था। इसमें कहा गया है कि सर्दियों में कश्मीर में एयर पॉल्यूशन अचानक बढ़ जाता है, कई बार दिल्ली से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह उन्होंने बायोफ्यूल भी बताया। 8 लाख गाड़ियां कश्मीर में हैं। यही नहीं, इस मौसम में कश्मीर में लकड़ी भी बहुत जलाई जाती है। लोग घरों में सर्दी से बचने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इससे यहाँ पर आलूदगी ज्यादा होती है। साथ ही ईंट के भट्टों से भी आलूदगी फैलने की बातें सामने आई हैं। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो 0 से 50 तक एयर पॉल्यूशन इंडेक्स सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके ऊपर इंडेक्स सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। 50 से 100 के बीच के इंडेक्स को सेहत के लिए थोड़ा खराब माना जाता है। इससे ज्यादा इंडेक्स को ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। इसे ऑरेंज और रेड कैटेगरी में रखा जाता है। कश्मीर घाटी में कुछ सालों से बढ़ रहे वाहनों और अवैध रूप से चल रहे ब्रिकलिन्स की वजह से कश्मीर घाटी में भी प्रदूषण के खतरे मंडरा रहे हैं, जिसको देखते हुए डॉक्टर्स भी कई तरह की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक हैं वो इस प्रदूषण से बच सके। वहीं दूसरी जानिब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कई तरह की मीटिंग्स का आरंभ कर रही हैं ताकि इस प्रदूषण को होने से पहले ही रोक दिया जाए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। मुल्क भर की तरह जम्मू में भी गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव मनाया गया और इस मौके पर बड़ी तादाद में संगतों ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया और अमन शांति की दुआ की। इस दौरान गुरुद्वारे में रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन किया और जिससे सारा माहौल भक्ति में डूब गया। गुरु पर्व पर लंगर का भी एहतमाम किया गया, जिसमें संगतों ने प्रसाद लिया। इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने और जिंदगी में उनकी तालीमात को अपनाने की अपील की गई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं पूरे विश्व भर नूं साहिबे कमाल धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे प्रकाश पुरब दी लख लख वधाई दिंदा हां। वाह प्रगटे ओ मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। विश्व भर दे विच जिन्ने भी गुरु होए ने, औलिया होए ने, जेड़ा गुरु बनया वो गुरु ही बनया रहा, जेड़ा औलिया बनया औलिया ही बनया रहा।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੇਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵਾਹਿਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਓ। रामबन में भी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रामबन के सभी गुरुद्वारों को दुल्हन की तरह सजाया गया। बटोत के गुरुद्वारा सिंह सभा में कसीर तादाद में अकीदतमंद पहुंचे। इस मौके पर रागी जत्थों ने शबद कीर्तन गाए और इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी की जिंदगी पर रोशनी डाली गई और उनके पैगामात को भी आम किया गया। बीजेपी लीडर और मठ ब्लॉक के साबिक रुकने असेंबली सुखनंदन चौधरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से जम्मू के किसानों को नुकसान को देखते हुए जम्मू में भी मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम शुरू करने की मांग की है। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जम्मू के किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस साल मौसम खराब होने के सबब धान और गेहूं की फसल खराब हुई है और जिससे किसानों को बेहद नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसानों को राहत देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कश्मीर में शुरू की गई इंटरवेंशन स्कीम को जम्मू में शुरू न किए जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जम्मू में भी ये स्कीम नाफिज की जाती है तो किसानों को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। सुखनंदन चौधरी ने महकमा एग्रीकल्चर और FCI के रवैये और खरीदारी मराकज का भी मुद्दा उठाया। इस मौके पर मड़ ब्लॉक के सरपंच भी मौजूद रहे। कि आज से नहीं, बड़ी 10-15 साल पहले से लागू हुआ हमारी स्टेट के अंदर, लेकिन ये हर बार कश्मीर के अंदर लागू की जाती है। जैसे वहाँ पे बेमौसमी बारिश कश्मीर के अंदर हुई, वैसे जम्मू के अंदर हुई। बेमौसम स्नोफॉल हुआ कश्मीर के अंदर, तो उससे जो उनका सेब खराब हुआ, उसके ऊपर जो उन्होंने मार्केटिंग इन्वेंशन स्कीम लागू करती, इंटरवेंशन स्कीम, और जिसमें 3 कैटेगरी बनाई, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, और जिसका हाईएस्ट रेट रखा इन्होंने 60 रुपए पर केजी। वो कश्मीर में लागू हुआ। अगर वही स्कीम जम्मू में लागू की होती, जम्मू प्रोविंस के अंदर जो हमारी खरीफ की फसल हमारी खराब हुई है, खरीफ की बेमौसमी जो बारिशें हुई 2-3-4, उसमें खरीफ की कपल तो खराब हुई, उसके साथ जो हमारी रबी खराब जो आने वाली फसल थी वो भी नहीं लग पाई। और आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि कोई लेटेस्ट वैरायटी, एक लेट वैरायटी जो हमें कोई बीज मिलने वाला है, लेकिन कहीं कोई बीज नहीं मिल रहा है। वो खाली हवा में घूम रहा है, खाली पेपरों में आ रहा है कि हम एक लेट बीज देंगे किसानों को। श्रीनगर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए महकमा ट्रैफिक की जानिब से कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में श्रीनगर में ट्रैफिक अमले ने लाल चौक के आसपास गैर कानूनी तौर पर खड़ी की गई गाड़ियों को जब्त कर लिया और चालान कटवाने के बाद ही छोड़ा। श्रीनगर के जहांगीर चौक पर भी गाड़ियों को उठाकर वहां पर जब्त किया गया और इस दौरान महकमा ट्रैफिक की जानिब से अपील की गई कि वो बनाए गए पार्किंग में ही अपनी गाड़ियों को खड़ी करें। नंबर 1 जितने भी जो श्रीनगर रोड में कि सिटी के रोड, स्पेशली सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको लाल चौक है, इसके विसिनिटी के इलाके कहेंगे, और अदरवाइज भी और सारी इंपॉर्टेंट जगह जैसे करण नगर हो, राजबाग की और एरिया हो या हजरतबल के इलाके हो, जो भी गाड़ी जो सड़क पे पार्किंग करता है वो आगे से अब इसमें कोई सड़क पे पार्किंग नहीं दी, इजाजत नहीं होगा। इसमें कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, ये डायरेक्शन उन्होंने हमें बख्शी है कि किसी टाइप के पार्किंग, चाहे वो पहले नोटिफाइड किया गया हो थ्रू SDA या म्युनिसिपैलिटी या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, वो सारा दे आर नाउ स्टैंड डी नोटिफाइड। श्रीनगर में नूरुल अब्बास हज और उमरा सर्विस की जानिब से उमरा पर जाने वाले लोगों के लिए यकरोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया है, जहां पर यकरोज़ा तरबियती कैंप में उमरा पर जाने वाले ख्वातीन व हजरात को उमरा की फजीलत बयां की गई। वहीं आज़मीन उमरा ने कहा कि वो तरबियती कैंप से काफ़ी मुतासिर हुए और उन्हें उम्मीद है कि वो उस मकसद को पूरा करेंगे जिसके लिए वो जा रहे हैं। वहीं उमरा के लिए जाने वाले लोगों ने कहा कि वो कश्मीर के लिए अमन के लिए भी दुआ करेंगे। ये नूरुल अब्सार हज उमरा सर्विस एक गारंटेड हज कंपनी है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था
जिसका अनुमान था उम्रा तरबियती प्रोग्राम। तो इसका एक ही माने है कि इस्लाह हो जाए, अमन हो जाए और लोगों में दीनी बेदारी आ जाए। और जो हमारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी उम्रा के लिए रवाना है, 7 साल के 6 साल के। तो पता चला कि इनके जहन में दीन की वो बू है वो पूरी तरह बैठी हुई है। तो यही फ्यूचर के लिए हमारा एक मुस्तकबिल के लिए एक अमन अमान का एक पिलर खड़ा कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह। इनका प्रोग्राम था उम्रा का, इनका ग्रुप जा रहा है 9 जनवरी को, डोमेस्टिक फ़्लाइट है 8 जनवरी को। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कि उम्रा का जो किट होता है वो दे रहे थे, अवेयर कर रहे थे लोगों को कि वहाँ पे उम्रा में क्या क्या करना है, कैसे होगा, सारे सर्विसेज के बारे में अवेयर कर रहे थे। 8 तारीख का इनका 8 जनवरी का इनका फ़्लाइट है श्रीनगर से दिल्ली। वहाँ पे दिल्ली में एक नाइट का इनका स्टे है, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट होगा, फिर दिल्ली से जद्दा डायरेक्ट फ़्लाइट है और फिर वापसी जो होगा इनका वो 6 फरवरी का है, वो जद्दा से डायरेक्ट ये श्रीनगर आएंगे। देखिए हर जो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की मदद से ये चाहता है कि मैं उम्रा करूं, हज के लिए चला जाऊं, काबे का तवाफ़ उसको नसीब हो और दीदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो नूरुल अब्सार कंपनी है ये यही काम बहुत अच्छे से करते चला है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट है टूर का। इसलिए हम सब जो यहाँ पे जमा हो गए जिनको वहाँ की तरफ जाना है उनकी सादतमंदी और फिर नूरुल अब्सार की भी सादतमंदी कि इनको साथ ले जा रहे हैं। यहाँ पे आला हज़रत मुबारक साहब थे, हमारे मुफ्ती साहब यहाँ दरमियान में थे और मैं भी इनके साथ रहा। और अल्ताफ़ साहब जो ये टूर प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं उन्होंने हमें ये बताया कि एक उम्रे की हैसियत क्या है शरअ में और हज किसको कहते हैं और तवाफ़ किस तरह करते हैं, हजरुल अस्वद के साथ का रब्त है हमारा, कहाँ पर नमाज़ पढ़नी चाहिए, कैसे सफ़ा मरवा जाना चाहिए और जो सवाब मिलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में अलग सवाब है, हज में अलग सवाब है, उम्रे में अलग सवाब है। जैसे हम मस्जिद कुबा जाते हैं तो वहाँ पर अगर 2 रकात आप अदा करें वहाँ पर आपको कबूल उम्रे का सवाब मिलता है। इसलिए हर जगह पर अपने अपने सवाब। तो ये इन्होंने हमें समझाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पे काबे के तवाफ़ करेंगे उसमें हमें क्या साथ सौत में क्या मिलता है और जमजम पीने से क्या मिलता है। क्योंकि टूर और ट्रैवल का नाम भी बड़ा खूबसूरत है नूरुल अब्सार, कि जिससे आपकी आँखें जो हैं जो नॉर्मल आँखें हैं ये नूरानी इंशाल्लाह हो जाएंगी दीदारी काबा से और दीदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बांदीपुरा में महकमे तालीम की जानिब से दूरदराज के 75 मकामात पर विंटर कोचिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिसका आज से बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। विंटर कोचिंग के हवाले से बांदीपुरा के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने गुजरबल इलाके में मिडिल स्कूल के विंटर कोचिंग का इफ्तिताह किया और इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर का कहना था कि बांदीपुरा ज़िले में तकरीबन 75 मकामात पर विंटर कोचिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिससे गरीब बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वाज़ेह है कि इन विंटर कोचिंग सेंटर्स में तलबा को मुफ्त किताबें गर्मी के मुनासिब इंतज़ामात पर किए गए हैं और जिससे तलबा काफ़ी मुतमईन है। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 75 ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, 75 के नज़दीक, जहां हमने फ्री विंटर कोचिंग का एहतिमाम किया है। इसमें हमने हर जोन में 3 विंटर ट्यूटोरियल सेंटर्स हमने कायम किए हैं, जिनमें 8th से 12th तक के बच्चे आते हैं और फ्री कोचिंग वो। बांदीपुरा के AMT स्कूल में आज से आशा वर्कर्स के लिए 10 रोज़ा तरबियती कोर्स शुरू किया गया और इस तरबियती कोर्स का इफ्तिताह बांदीपुरा के ADDC ज़हूर अहमद मीर ने किया। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तजम्मुल के अलावा AMT स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि इस तरबियती कोर्स से आशा वर्कर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। डोडा में RR की जानिब से डोडा लीग का इनेकाद किया गया। यहाँ पर डोडा क्रिकेट लीग मुनाकिद कराई गई। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनाकिद इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन मकामी पंचों सरपंचों समेत हज़ारों की तादाद में मकामी लोगों ने फाइनल मुकाबले का लुत्फ उठाया। टूर्नामेंट में ज़िले भर की 12 टीमें शिरकत कर रही थी, जिसका फाइनल मुकाबला भद्रवा और भारत डोडा टीम के बीच खेला गया, जिसे भद्रवा की टीम ने 2 विकेट रहते हुए जीत लिया। इसके पहले भारत डोडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 136 रन बनाए, जिसे भद्रवा की टीम ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। फातेह टीम को 50,000 की इनामी रकम दी गई है, तो वहीं रनर अप टीम को 30,000 रुपये की रकम अदा की गई।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम जीती है उसको 50,000 रुपये की रकम दी गई है और सेकंड रनर अप जो है उसको 30,000 रुपये दिए गए हैं। दरअसल डोडा क्रिकेट लीग इख्तिताम पजीर हो गया है। भद्रवाह की टीम ने फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया और जिसके बाद भद्रवाह की टीम को 50,000 रुपये नकद इनाम दिया गया है। इसके अलावा भद्रवाह ने यहाँ पर भारत डोडा को जब हराया तो उसके बाद जाहिर तौर पर जो जीत हुई है वो भद्रवाह टीम की हुई है जिसने फाइनल मुकाबला अपने नाम किया।